Hello everyone. So in today's video, we are going to revise CPC for your Bihar Judiciary exam. So before I start with the lecture learners, there is a good news for you, that is Bihar Judiciary Simulator mock test जो है अनअकैडमी ने इंट्रोड्यूस किया है। इसमें क्या है कि 1 लॉ प्लस 1 जीके टेस्ट होगा जो आपके एक्चुअल एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। तो जो इसका ऑफर प्राइस है दैट इज 499 ओनली। ये कोड यूज करके आपको इस पे भी जो है आपको ऑफ मिल जाएगा। लिंक एंड डिटेल्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप जो है जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के ऊपर जो है 20% ऑफ चल रहा है ऑन ऑल अनअकैडमी जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस। सो फ्लैट 20% इज गोइंग ऑन। बाय यूजिंग दिस कोड जो है आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हो। सो यू कैन जस्ट सेव योर मनी एंड प्रिपेयर फॉर जुडिशरी। एंड नंबर ऑफ बैचेस आर रनिंग ऑन अनअकैडमी अकॉर्डिंग टू योर स्टेट प्रेफरेंस। लाइक ये स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है जो यूपी जुडिशरी के लिए है, कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। ये यूपी लोकल लॉज का कोर्स है विद इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज फॉर यूपी मेंस एग्जाम। 15 दिन का ये रैपिड रिवीजन पैक है। सो नंबर ऑफ बैचेस आर गोइंग ऑन। आप अपनी स्टेट की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है इनको ज्वाइन कर सकते हो। So let's start with our CPC। CPC का मैं आज से कोर्स भी स्टार्ट कर रही हूँ जो कि अनअकैडमी ऐप के ऊपर स्टार्ट हो रहा है। सो वो क्लासेस जो है 9 PM पे हैं। सो आप लोग उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको लिंक एंड डिटेल्स मिल जाएंगी क्लासेस। तो आज के लेक्चर में जो है हम रिवाइज करने वाले हैं दैट इज योर ऑर्डर्स। सो सम इम्पॉर्टेंट ऑर्डर्स आई एम गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज लेक्चर। तो सबसे पहला ऑर्डर जो हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर में दैट इज योर ऑर्डर 6। तो ऑर्डर 6 किस चीज से डील करता है? सबसे पहले तो ऑर्डर 6 में प्लीडिंग्स के बारे में दिया हुआ है। सो प्लीडिंग्स जर्नली ऑर्डर 6 ये कहता है, इसका रूल 1 कि प्लीडिंग का मतलब क्या होता है। प्लीडिंग का मतलब क्या होता है? प्लेंट या फिर रिटर्न स्टेटमेंट। प्लेंट कौन फाइल करता है? दैट इज फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ, जिसका प्रोसीजर हमें कहां पे दिया हुआ है? दैट इज गिवन इन योर ऑर्डर 7। रिटर्न स्टेटमेंट कौन फाइल करता है? दैट इज फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट, जिसका प्रोसीजर हमें कहां पे दिया है? दैट इज गिवन इन योर ऑर्डर 8, जो कि हमें ऑर्डर 8 में दिया हुआ है। सो प्लीडिंग्स का मतलब क्या है? प्लीडिंग्स शैल मीन प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। प्लीडिंग्स क्या स्टेट करेंगी? प्लीडिंग्स मटेरियल फैक्ट्स को स्टेट करेंगी, ना कि एविडेंस। तो ये कहता है एवरी प्लीडिंग शैल कंटेन एंड कंटेन ओनली अ स्टेटमेंट। हर प्लीडिंग जो है एक स्टेटमेंट, हर प्लीडिंग में एक चीज लिखी जाएगी, स्टेटमेंट इन अ कंसाइज फॉर्म ऑफ द मटेरियल फैक्ट्स। ठीक है, एवरी प्लीडिंग शैल कंटेन, उसमें जो है मटेरियल फैक्ट्स लिखे जाएंगे, एविडेंस नहीं लिखा जाएगा। तो प्लीडिंग्स हमेशा मटेरियल फैक्ट्स को स्टेट करती हैं, ना कि एविडेंस को। सो हर प्लीडिंग जो है उसको डिवाइड किया जाएगा, पैराग्राफ्स में नंबर दिया जाएगा कंसेक्टिवली एंड सेपरेट पैराग्राफ्स में उसको लिखा जाएगा। डेट्स, नंबर्स और जो सम्स होते हैं उनको फिगर्स में भी लिखा जाएगा, एज वेल एज उनको जो है वर्ड्स में भी उनको डिस्क्राइब किया जाएगा। सो फर्दर व्हाट इज इम्पोर्टेंट अंडर दिस इज प्लीडिंग्स पे किसके साइन होंगे। सो प्लीडिंग्स पे किसके साइन होंगे वो हमें रूल 14 बताता है। रूल 14 ऑफ ऑर्डर 6 सेज दैट एवरी प्लीडिंग शैल बी साइंड बाय द पार्टी एंड हिज प्लीडर। हर प्लीडिंग पे या तो पार्टी के साइन होंगे या हर प्लीडिंग पे पार्टी के साइन होंगे एंड उसके जो है प्लीडर के साइन होंगे। सो अगर पार्टी जो है वो एब्सेंट है, किसी रीजन की वजह से वो साइन नहीं कर पा रही, तो उसके ऊपर साइन कर सकता है कोई भी पर्सन जो ड्यूली ऑथोराइज्ड है। ठीक है, जो ड्यूली ऑथोराइज्ड है सू करने के लिए या डिफेंड करने के लिए। तो एवरी प्लीडिंग शैल बी साइंड बाय द पार्टी एंड हिज प्लीडर, provided that where a party pleading is by reason of absence or for some other good cause unable to sign the pleading। अगर वो pleading पे नहीं साइन कर पा रहा तो it may be signed by any person duly authorized by him to sign the same or to sue or to defend on his plea। Next is address for service of notice। So this says every pleading shall be accompanied। हर प्लीडिंग के साथ क्या चीज कंपनी होगी? एवरी प्लीडिंग शैल बी, उसमें जो है एड्रेस लिखा जाएगा पार्टीज। तो जो एड्रेस उसमें पार्टीज का लिखा जाएगा दैट इज द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द पार्टी। रजिस्टर्ड एड्रेस होगा पार्टी का। सो अगर बाद में कोर्ट को ये पता लगता है कि जो ये रजिस्टर्ड एड्रेस है पार्टी का, ठीक है, कि ये इनकम्प्लीट है, फॉल्स है, फिक्टिशियस है, तो कोर्ट या तो सुओ मोटो, ठीक है, या
कोर्ट या तो सुओ मोटो या फिर पार्टी की एप्लीकेशन के ऊपर, सो कोर्ट या तो सुओ मोटो और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए पार्टी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि जो रजिस्टर्ड एड्रेस वाज फर्निश्ड बाय द प्लेंटिफ स्टे ऑफ सूट, ठीक है, स्टे लगा सकती है सूट पे। या फिर जहां पे रजिस्टर्ड एड्रेस वाज फर्निश्ड बाय द डिफेंडेंट, अगर डिफेंडेंट ने ऐसा एड्रेस जो है इनकम्प्लीट दिया है, गलत दे दिया, फिक्टिशियस दे दिया, तो अगर तो प्लेंटिफ है कोर्ट स्टे कर देगी सूट को, अगर डिफेंडेंट है तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट स्ट्रक आउट कर देगी उसके प्लीडिंग्स को एंड उसको सेम पोजीशन पे ला देगी जैसे कि उसने कोई डिफेंस ही नहीं पुट अप किया है। तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ गिविंग अ फॉल्स, इनकम्प्लीट और फिक्टिशियस एड्रेस। फर्दर दिस सेज दैट कि अगर सूट स्टे हो गया या डिफेंस या कोर्ट ने जो है डिफेंस को स्ट्रक आउट कर दिया, तो डिफेंडेंट जो है ट्रू एड्रेस देने के बाद, ठीक है, अप्लाई कर सकता है कोर्ट में सेट असाइड करवाने के लिए स्टे को या फिर स्ट्राइकिंग आउट ऑफ डिफेंस के ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए। कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ कोई सफिशिएंट रीजन था जिसकी वजह से जो है वो अपना सही एड्रेस नहीं दे पाया, देन द कोर्ट शेल सेट असाइड, तो कोर्ट क्या कर देगी, कोर्ट सेट असाइड कर देगी ऐसे ऑर्डर को, स्टे को, और ऑर्डर स्ट्राइकिंग आउट द डिफेंस। नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग। दिस सेज दैट एवरी प्लीडिंग शेल बी वेरीफाइड, हर प्लीडिंग को वेरीफाई किया जाएगा एट द फुट बाय द पार्टी, ठीक है, पार्टी जो है उसको वेरीफाई करेगी, और बाय वन ऑफ द पार्टीज प्लीडिंग और बाय सम अदर पर्सन दैट इज प्रूव टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट टू बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ दैट। सो एवरी प्लीडिंग, हर प्लीडिंग को जो है वेरीफाई करेगी पार्टी एट द फुट बाय द पार्टी, ठीक है। हर प्लीडिंग जो है द पर्सन वेरीफाइंग वो स्पेसिफाई करेगा बाय रेफरेंस टू द नंबर्ड पैराग्राफ्स ऑफ द प्लीडिंग कि व्हाट ही वेरीफाइज ऑफ हिज ओन नॉलेज, कि क्या वो चीज वेरीफाई कर रहा है खुद की नॉलेज पे, एंड व्हाट ही वेरीफाइज अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड बिलीव्ड इन, एंड क्या चीज वो वेरीफाई कर रहा है इंफॉर्मेशन पे जो उसको दूसरों से मिली। सो जो वेरिफिकेशन है, ठीक है, द वेरिफिकेशन शेल बी साइंड, उसके ऊपर साइन होंगे, डेट लिखी जाएगी, प्लेस लिखी जाएगी, एंड पर्सन जो वेरीफाई कर रहा है वो साथ में एफिडेविट देगा इन सपोर्ट ऑफ हिज प्लीडिंग। सो हर प्लीडिंग को वेरीफाई करेगी पार्टी, ठीक है, बाय द पार्टी और बाय वन ऑफ द पार्टीज, ठीक है, जो फैक्ट्स के साथ सेटिस्फाई। नेक्स्ट इज रूल 16 इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूल 16 सेज दैट कि कोर्ट जो है किसी भी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग कोर्ट ऑर्डर कर सकती है टू बी स्ट्रक आउट और अमेंडेड एनी मैटर इन एनी प्ली, किसी भी मैटर को स्ट्रक आउट करने के लिए कोर्ट जो है ऑर्डर पास कर सकती है। कब कर सकती है, अगर कोर्ट को लगता है कि ये अननेसेसरी है, इसकी जरूरत नहीं थी, ये स्कैंडलस है, फ्रिवलस है या वेक्सेशियस है, या फिर अगर कोर्ट को लगता है कि ये टेंड करेगा, प्रेजुडिस करेगा या एम्बेरस या डिले कर सकता है फेयर ट्रायल ऑफ द सूट को, या फिर विच इज अदरवाइज एन अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द, विच इज अदरवाइज एन अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, तो कोर्ट कर सकती है। तो द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग कोर्ट ऑर्डर कर सकती है स्ट्रक आउट करने के लिए इन चीजों। नेक्स्ट इज अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। ये कहता है कि कोर्ट किसी भी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग कोर्ट अलाउ कर सकती है ईदर पार्टी को ऑल्टर करने के लिए, अमेंड करने के लिए प्लीडिंग्स, अगर कोर्ट को लगता है कि ये नेसेसरी है फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी बिटवीन। सो द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग अलाउ ईदर पार्टी टू ऑल्टर और अमेंड हिज प्लीडिंग्स, अगर कोर्ट को लगता है कि दिस इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी। कोई भी एप्लीकेशन अमेंडमेंट के लिए अलाउ नहीं होगी अगर एक बार ट्रायल कमेंस हो गया, अनलेस कि कोर्ट इस कंक्लूजन पे ना आ जाए कि ड्यू डिलीजेंस रखने के बाद भी पार्टी इस मैटर को रेज नहीं कर पाई बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, provided that no application for amendment shall be allowed after the trial has commenced unless the court comes to the conclusion, unless कि कोर्ट इस कंक्लूजन पे ना आ जाए कि इन स्पाइट ऑफ ड्यू डिलीजेंस रखने के बाद भी पार्टी इस मैटर को रेज नहीं कर पाई बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ।
सो अगर कोर्ट ने सपोज अलाउ कर दिया कि आप अमेंडमेंट कर लो एंड कोर्ट हैज गिवन द टाइम पीरियड, कोर्ट ने फिक्स कर दिया कि आप 14 डेज में जो है इसको अमेंड करके जो है आप ठीक है इसको फाइल कर, या फिर कोर्ट ने कोई टाइम पीरियड जो है स्पेसिफाई नहीं किया वेयर 14 डेज है ठीक है, या फिर कोर्ट ने कोई अदर टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर दिया। अगर कोई नई टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया तो 14 दिन का हम लेके चलेंगे, या फिर अगर कोई और टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया तो हम वो लेके चलेंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो लेटर ऑन उसको परमिट नहीं किया जाएगा कि वो अमेंड कर सके आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ सच लिमिटेड टाइम। सो व्हाट दिस सेज, ये कहता है इफ अ पार्टी, अगर कोई पार्टी है जिसने ऑब्टेन कर लिया ऑर्डर फॉर लीव टू अमेंड, डज नॉट अमेंड, अगर वो अमेंड नहीं करता है accordingly within the time limited for that purpose by the order, or if no time is thereby limited then within 14 days from the date of the order, then he shall not be permitted to amend after the expiration of such limited time। then उसको परमिट नहीं किया जाएगा कि वो अमेंड कर सके आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ सच लिमिटेड टाइम unless the time is extended by them। next is that is order 7। सो रूल 1 ऑर्डर 7 का ये बताता है कि एक प्लेंट में क्या क्या चीजें लिखी जाएंगी। सो एक प्लेंट में क्या क्या चीजें लिखी जाती है, these things, the name of the court in which the suit is brought, name, description, place of the residence of the plaintiff, defendant, cause of action, so ये all these things are written in the plaint। अगर कोई मनी सूट है, अगर कोई प्लेंटिफ ने फाइल किया है रिकवरी ऑफ मनी के लिए, तो उसमें जो है प्रिसाइज अमाउंट लिखना होगा कि कितना क्लेम किया गया। मतलब कि अगर 50,000 के लिए रिकवरी फाइल की गई तो एग्जैक्ट अमाउंट उसमें जो है मेंशन करना होगा। अगर प्लेंटिफ सू कर रहा है मींस प्रॉफिट के लिए, इफ द प्लेंटिफ इज सुइंग फॉर मींस प्रॉफिट, देन प्रिसाइज अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, वो अप्रोक्सीमेटली भी अमाउंट लिख सकता है जिसके लिए उसने सू किया। अगर तो रिकवरी ऑफ मनी के लिए तो उसको प्रिसाइज अमाउंट लिखना होगा, अगर मींस प्रॉफिट के लिए तो प्रिसाइज अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, वो अप्रोक्सीमेट अमाउंट भी उसमें लिख सकता है। सो ये फर्दर ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट मैटर सूट का जो है इफ दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर जो सूट का सब्जेक्ट मैटर है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो प्लेंट उसमें कंटेन कर लेगी डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। द प्लेंट शेल कंटेन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी जो सफिशिएंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड उसमें जो है क्या लिखा जाएगा, जो भी उसमें रिकॉर्ड ऑफ सेटलमेंट है, सर्वे है, एंड उसमें स्पेसिफाई की जाएंगी ऐसी बाउंड्रीज, ऐसे नंबर्स। फर्दर ये कहता है कि अगर एक सूट इंस्टीट्यूट किया गया, मतलब कि कोई पीरियड प्रोवाइड किया गया था एंड उसके अंडर जो है सूट नहीं इंस्टीट्यूट हुआ, सो अगर कोई सूट इंस्टीट्यूट किया गया आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन, तो प्लेंट में ग्राउंड लिखा जाएगा कि किसके ऊपर एग्जाम्पशन को क्लेम किया गया है। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ कि ये जो है दिस इज राइट इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस, तो कोर्ट अलाउ कर सकती है। ये कहता है कि द कोर्ट में परमिट द प्लेंटिफ टू क्लेम एग्जाम्पशन ऑन एनी ग्राउंड नॉट सेट आउट इन द प्लेंट। अगर कोई प्लेंट में नहीं सेट आउट किया गया है, कोर्ट उसके ऊपर भी अलाउ कर सकती है अगर ऐसा ग्राउंड इनकंसिस्टेंट नहीं है विद द ग्राउंड्स जो प्लेंट में सेट आउट किए गए। जो भी रिलीफ क्लेम किया गया है, ठीक है, जो भी रिलीफ प्लेंटिफ क्लेम करता है प्लेंट पे, उसको स्पेसिफिकली स्टेट करना होगा कि व्हाट एग्जैक्टली द रिलीफ दैट ही वांट्स फ्रॉम द कोर्ट। सो अगर कोर्ट ने प्लेंट को एडमिट कर लिया, ठीक है, सारी चीजें सही हैं, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है एंड द कोर्ट हैज एडमिटेड द प्लेंट, तो प्रोसीजर क्या होगा एडमिशन के ऊपर, वो हमें रूल 9 बता। ये कहता है कि वेयर द कोर्ट ऑर्डर्स दैट द समन्स बी सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट, अगर कोर्ट ऑर्डर कर देती है कि समन्स सर्व हो जाए डिफेंडेंट इन द मैनर जो भी प्रोवाइड किया गया है रूल 9 ऑफ ऑर्डर 5, तो ये डायरेक्ट करेगा प्लेंटिफ को। प्लेंटिफ को क्या डायरेक्ट करेगा कि वो उतनी कॉपीज प्रेजेंट करे प्लेन पेपर पे जितने डिफेंडेंट है, कि वो उतनी कॉपीज प्रेजेंट करे जितने डिफेंडेंट है, कितने डेज के अंदर, 7 डेज के।
So this says where the court orders that the summons be served on the defendant in the manner provided in Rule 9 of Order 5. तो ये डायरेक्ट करेगा plaintiff को to present as many copies of the plaint on plain paper जितने defendants हैं within the 7 days. So ये कहता है कि plaint shall at any stage of the suit, कि plaint किसी भी stage of the suit पे उसको return कर सकती है to be presented to the court in which the suit shall has been. अगर वो सही कोर्ट में नहीं फाइल की है प्लेंट जिसमें करनी होनी चाहिए थी तो कोर्ट प्लेंट को रिटर्न भी कर सकता है. नाउ वी हैव सीन कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑन द एडमिशन ऑफ प्लेंट, रूल 9 में दिया हुआ है. बट देयर आर सर्टेन ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द कोर्ट कैन रिजेक्ट द प्लेंट. कुछ ऐसे ग्राउंड्स भी हैं जिनके बेसिस के ऊपर जो है कोर्ट प्लेंट को रिजेक्ट भी कर सकता है. वो ग्राउंड्स हमें कहाँ पे दिए हैं, दैट इज गिवन अंडर योर रूल 11. ये कहता है कि प्लेंट को रिजेक्ट कर देगी कोर्ट अगर उसने डिस्क्लोज ही नहीं किया कॉज ऑफ एक्शन. अगर कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं डिस्क्लोज किया तो कोर्ट को पता कैसे चलेगा, तो कोर्ट कैन रिजेक्ट द प्लेंट. सेकेंड इज अगर जो रिलीफ क्लेम किया गया है अंडर वैल्यूड है एंड कोर्ट ने बोला कि आपको वो वैल्यूएशन करेक्ट करनी है एंड कोर्ट हैज गिवन द टाइम ऑल्सो, बट प्लेंटिफ ने ऐसा नहीं किया. थर्डली अगर लीव तो प्रॉपरली वैल्यूड है बट वी नो दैट कि उसको सफिशिएंटली स्टैम्प होना, उसमें स्टैम्प्स लगती है. सो प्लेंट अगर कोर्ट ने रिटर्न कर दी क्योंकि उस पर इनसफिशिएंटली अपॉन पेपर इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड एंड कोर्ट ने टाइम पीरियड भी दिया उसको करेक्ट करने के लिए बट पार्टी ने नहीं किया, देन कोर्ट कैन रिजेक्ट द प्लेंट. अगर सूट अपीयर होता है प्लेंट से कि ये बार्ड है किसी भी लॉ के अंडर, फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ लिमिटेशन के अंडर या सीपीसी के अंडर बार्ड है, किसी भी लॉ के अंडर बार्ड है, तो कोर्ट प्लेंट को रिजेक्ट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट कि अगर सेक्शन 80 हम सीपीसी का लें तो उसमें अगर कोई सूट गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल करना है या किसी पब्लिक ऑफिसर को फाइल करना है फॉर एनीथिंग डन बाय हिम इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, ठीक है, किसी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट फाइल करना है तो 2 महीने का प्रायर नोटिस देना होता है. अगर वो 2 महीने का प्रायर नोटिस नहीं दिया, ठीक है, दैट 2 months प्रायर नोटिस इज नॉट गिवन, देन दैट इज अ मैंडेटरी कंडीशन, दैट इज बार्ड बाय सीपीसी. ऑर्डर 4 हमें ये बताता है कि जब भी प्लेंट फाइल की जाती है वो डुप्लीकेट में फाइल करनी होगी. अगर प्लेंट को डुप्लीकेट में नहीं फाइल किया देन कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट प्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है. देन अगर प्लेंटिफ फेल कर जाता है टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ रूल 9. सो वी हैव जस्ट स्टडीड कि रूल 9 में हमें दिया हुआ है कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑन द एडमिशन ऑफ द प्लेंट, कि एक बार कोर्ट ने प्लेंट को एडमिट कर लिया उसको उतनी कॉपीज प्रेजेंट करनी होंगी जितने डिफेंडेंट है, साथ में फी देनी होगी. अगर ये चीजें उसने नहीं की प्लेंटिफ ने, देन द कोर्ट कैन रिजेक्ट द प्लेंट. So these are the 6 grounds on the basis of which the court can reject the plea. Now the question raises is कि अगर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, so क्या प्लेंटिफ सेम कॉज ऑफ एक्शन को लेके फ्रेश सूट फाइल कर सकता है? The answer is yes, that is given in rule 30. ये कहता है द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड. अगर प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है किसी भी ग्राउंड के ऊपर, वो शेल नॉट ऑफ इट ओन फोर्स, वो प्रोहिबिट नहीं करेगा प्लेंटिफ को फ्रॉम प्रेजेंटिंग अ फ्रेश प्लेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन. वो किसी भी तरह से प्लेंटिफ को जो है प्रोहिबिट नहीं करेगा एक फ्रेश प्लेंट प्रेजेंट करने के लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ. अगर कोई प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है तो जज उसको रिकॉर्ड करेगा टू द इफेक्ट विद रीजंस फॉर सच ओनली. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल 40. ये फर्दर ये कहता है कि अगर प्लेंटिफ ने सू किया है किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर या फिर प्लेंटिफ किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर रिलाई कर रहा है अपने केस को लेकर, ठीक है, तो वो उसमें एंटर करेगा डॉक्यूमेंट्स को एक लिस्ट में. He shall enter such documents in a list and वो उसको प्रोड्यूस करेगा कोर्ट में and shall produce it in the court when the plaint is presented by him. सेम टाइम पे वो डिलीवर करेगा डॉक्यूमेंट को एंड कॉपी को टू बी फिल्ड बाय द विद द प्लेंट. सो क्या करेगा वो, he shall enter such documents in a list एंड वो उसको प्रोड्यूस करेगा कोर्ट में व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड बाय एंड सेम टाइम पे वो डिलीवर करेगा डॉक्यूमेंट और उसकी कॉपी को टू बी फिल्ड विद द.
अगर ऐसा जो डॉक्यूमेंट है वो पोजेशन या पावर में नहीं है प्लेंटिफ, वेयर सच डॉक्यूमेंट इज नॉट इन द पोजेशन और पावर ऑफ द प्लेंटिफ, तो वो स्टेट करेगा कि ये किसकी पोजेशन या पावर में है। अगर जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रोड्यूस करना चाहिए था कोर्ट में प्लेंटिफ को, बट उसने नहीं प्रेजेंट किया, where a document which ought to be produced in the court by the plaintiff when the plaintiff is present and to be entered in the list, but उसने नहीं किया, देन वो बिना कोर्ट की परमिशन के उसको एविडेंस में नहीं रिसीव किया जा सकता ऑन हिज बिहाफ एट द हियरिंग ऑफ द सूट। सो प्लेंटिफ जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर रिलाई कर रहा है उसको वो प्रेजेंट करना होगा, एंटर करना होगा, नेक्स्ट करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो बाद में वो उसको एज ए एविडेंस के लिए यूज नहीं कर सकता है। अगर उसको करना है तो कोर्ट की परमिशन नहीं है। बट देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस। इसकी एक्सेप्शन ये कहता है कि जो भी इसमें लिखा हुआ है ये अप्लाई नहीं करेगा किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर जो प्रोड्यूस किया जाता है फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द प्लेंटिफ्स विटनेसेस, प्लेंटिफ के विटनेसेस के क्रॉस एग्जामिनेशन के, या फिर जो हैंड ओवर किया जाता है विटनेस को मियरली टू रिफ्रेश हिज मेमोरी, या फिर which is handed over to a witness merely to refresh his memory. So these are the rules that are contained under your order set. So in today's lecture we have discussed orders 7 and order 6. आपको अगर सीपीसी रिवाइज करनी है तो मुझे आप अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो। आज जो है कोर्स स्टार्ट हो रहा है, दैट इज एट 9 PM 9 PM पे आई एम स्टार्टिंग विद द सीपीसी रैपिड रिवीजन कोर्स। ठीक है, अनअकैडमी ऐप के ऊपर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको क्लासेस का लिंक मिल जाएगा लर्नर्स। सो बिफोर आई एंड दिस लेक्चर, सो यू कैन जस्ट ज्वाइन दिस, दैट इज आप बिहार जुडिशरी इसको मॉक टेस्ट को दे सकते हो। इससे आपको आइडिया हो जाएगा आपकी प्रिपरेशन का। ये बहुत चीपर प्राइस पे अवेलेबल है, प्लस 20% ऑफ इज गोइंग ऑन। अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस इज हिमाचल प्रदेश जुडिशरी प्रीलिम्स रैपिड बैच जो अभी स्टार्ट हुआ है। ये 7000 पे ऑफर प्राइस पे अवेलेबल है। देन यू कैन जस्ट ज्वाइन दिस बैच सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एचपी जुडिशरी पीएस। थैंक यू सो मच लर्नर्स। सो आई एम जस्ट एंडिंग द सेशन हियर।